हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो आज आपका एटम का स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो पढ़ाया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का हमने एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रिजल्ट्स दिए थे। आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। उसे कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आज हम समझेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये होता क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तो पिछले लेक्चर को आप ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने आपको समझाया था कि जब ये मान लीजिए आपका ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस थोड़ा सा हम आपसे बड़ा बना के दिखा रहे हैं। ये आपका एटम का न्यूक्लियस है और एटम के न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया था कि यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल स्टार्ट करता है चलना। तो जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल चलता है हम उसको एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी दे करके भेजते हैं। और जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाता है तो इसके रिपल्शन फोर्स से ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक जाता है स्लो डाउन होता जाता है और बिल्कुल जब ये इसके नज़दीक पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब ये स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और जैसे ये रेस्ट में आता है इसका मैक्सिमम फोर्स इस पर अप्लाई होता है और ये इसी जगह से बाउंस बैक होकर के उल्टे डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ है उस जगह से, और ये जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है उस सेंटर से अल्फा पार्टिकल की वो डिस्टेंस जहाँ से वो रिटर्न हो गया है, इसी डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है जरा चेक कर लेता हूँ। तो ये न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल जहाँ से रिटर्न हुआ है उसी डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप इसे डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम कहाँ से? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस up to which alpha particle can reach and fly back। अब इसको समझकर फिर से आप थोड़ा समझिए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल आया है इस अल्फा पार्टिकल की मिनिमम कम से कम डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू विच, जहाँ तक अल्फा पार्टिकल कैन रीच, अल्फा पार्टिकल जितना नज़दीक तक पहुँच सकता है उसकी इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों निकालते हैं, जरा इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसके लिए इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आर नॉट जो होता है ये क्या क्या काम करेगा भी देखिएगा। अब देखिए जो ये अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करता है ना, और न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंचता है तो ये क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। और जब ये स्लो डाउन हो जाता है और धीरे से थोड़ी देर बाद ये क्या होता है? रुक जाता है। और जैसे ही रुकेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं
कि व्हेन अल्फा पार्टिकल, जब ये अल्फा पार्टिकल रीच्ड, है ना, नियर टू न्यूक्लियस, है ना, इट्स बिकम स्लो डाउन, और ये स्लो डाउन हो जाएगा एंड फाइनली इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। और जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, रेस्ट में आएगा और रिपल्शन फोर्स से ये फ्लाई बैक कर जाएगा। अब बात ये आती है कि इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी का मतलब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्टार्ट किया था चलना, तो इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने उसको मैक्सिमम दे थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या थी, मैक्सिमम। जिस टाइम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इसके पीछे से रिपल्शन आया और ये स्लो डाउन होता गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती गई और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। और ये फाइनली जब ये यहाँ पहुँचता है जहाँ से ये फ्लाई बैक करेगा, तो जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर इन दोनों का सम हम यहाँ पर और इन दोनों का सम हम यहाँ पर करते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब जरा इस पर देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, इन दोनों का सम, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल थी, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। अब चलो देखते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है। चलिए, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के ही लिख देते हैं, बट यहाँ से ये बहुत दूर है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब यहाँ पहुँचेगा, तो जैसे यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज के सिस्टम, एक चार्ज यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का है और एक चार्ज न्यूक्लियस का है। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज, इसका फार्मूला लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का, 1/4πε0। दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 2 प्रोटॉन के बराबर, और इसका चार्ज कितना है, 1 प्रोटॉन। और कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने r0, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं करना है, नहीं कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में स्क्वायर नहीं आता। अब यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हो गया 1/4πε0 टू जेड, ई और ई को मल्टीप्लाई करेंगे और r0। हमको काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को यहाँ लिख लेते हैं। तो r0 इक्वस टू, ये आप ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 और ये आ जाएगा आपका 2ze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ आ जाएगी। अब इस तरह से ये आपका जो फार्मूला बना, ये r0 का फार्मूला है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को इस फार्मूले पे देखिए, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। अब ये जेड एटॉमिक नंबर होता है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू तो 1 होती है। तो r0 बराबर 1/4πε0 2e² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब ये आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। फिर इसको कैसे यूज करते हैं इसको हम बताते हैं। इसको जब तक आप नोट कर लीजिए, मैं आगे इसका क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए, इसका फार्मूला जो बना, इसको लिख लेते हैं। r0 1/4πε0, यहाँ आएगा 2ze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला हो गया। अब इसको हम क्या यूज करते हैं, अब आइए जरा इसको यूज समझते हैं। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियस का ये हो गया सेंटर। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला,
अब ये कहीं से भी लौट सकता है, जैसी इसकी एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा इसको हमने कितनी इनिशियल एनर्जी देकर भेजा है। मान लीजिए इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देकर भेजते हैं। अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल की लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है। और इससे ज़्यादा हम इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो जब इतनी काइनेटिक एनर्जी दे के भेजेंगे तो ये बहुत प्रयास करेगा बिल्कुल नज़दीक पहुंचने की। मान लीजिए बिल्कुल इसके बाउंड्री को, न्यूक्लियस के बाउंड्री को टच कर रहा है। किस सिचुएशन पर? इस एनर्जी पर। अब यहाँ पर देखिए ये और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। इस सिचुएशन पर ये वाली डिस्टेंस आपको मिलने की संभावना है। इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कह पाते हैं। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल रहे हैं, तो वो रेडियस बन जाएगा किसका? इसकी वैल्यू आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अपन लिख देते हैं 9 × 10⁹। ये नंबर है जेड। अब ये जेड देखिए एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर हमने गोल्ड का फाइल यूज किया था, तो जेड हम यूज कर लेंगे 79। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि प्रोटॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। काइनेटिक एनर्जी हमने लिख लिया। ये सारी वैल्यू इसमें लिख करके चेक करते हैं। तो आर नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 9 × 10⁹ 2 जेड 79 ई 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 7.7, लेकिन यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो गया पूरा का पूरा एनर्जी जूल में। जब इसको आप प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लगभग 3 × 10⁻⁻14 मीटर के समथिंग बात आती है। अब आर नॉट जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब 10⁻⁻14 यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, थोड़ा इसको सुधार करके 30 कर लेता हूँ, तो यहाँ 10⁻⁻15। अब ये जो 10⁻⁻15 आया है ये ऑर्डर होता है और ये उसकी वैल्यू होती है। देखिए होता क्या है कि हर एटम का साइज सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत रेडियस में फर्क आता है। फर्क कहाँ आता है? यहाँ आता है। ये ऑर्डर हमने फिक्स कर दिया 10⁻⁻15 मीटर, ये ऑर्डर रहेगा। ये 30, 32, 40, 60 जो भी हो, ये चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करना है। इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं, तो 30 फर्मी भी लिख सकते हैं। तो आर नॉट का मतलब ये होता है कि फर्मी में अगर देखेंगे तो 30 फर्मी के समथिंग रेडियस न्यूक्लियस आ रहा है। तो लगभग अगर यहाँ से बोला जाए कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में कुछ कंडीशंस अप्लाई करके और हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। तो लगभग हम उम्मीद है कि आप अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इसी ऑर्डर में होगा, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होगा, या फर्मी में लिख सकते हैं, फर्मी के ऑर्डर में होता है। तो बेसिकली आप 10⁻⁻15 मीटर याद रख सकते हैं। किसी का भी न्यूक्लियस होगा इसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, नंबर आगे पीछे चेंज हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको रेडियस के बारे में जानकारी हो। पूरे एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ा रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और इसमें मिलता है, जिसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में इसी स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ही ये भी चीज आती है, यह इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमें उसी तरह से देखना है। पहले एक न्यूक्लियस बना लेना है और इस न्यूक्लियस का सेंटर बना लेना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के सेंटर से ऐसी एक लाइन खींच लेना है, इसको आप बोल सकते हैं सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल लाइन। ये किसको ज्वाइन कर रही है? ये लाइन एटम के न्यूक्लियस को, सेंटर को ज्वाइन कर रही है। अब
हर एटम तो सेंटर पे जाता नहीं है, वो हर अल्फा पार्टिकल सेंटर पे तो जाता नहीं है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर से निकलते थे। लगभग 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा दिखा था मुझे कि जो सेंटर की तरफ जाता है, तो बाकी के अल्फा पार्टिकल ऊपर नीचे से जाते होंगे। मान लीजिए आपको एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ये चल रहा है। अब ये जिस स्टार्टिंग में ये यहाँ से चलना शुरू किया, तो इसके डायरेक्शन को देखेंगे और इस डायरेक्शन को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस लाइन को बोलना है अपन को, जहां जिस तरफ अल्फा पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब ये ऐसे आता जाएगा, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा रिपल्शन फोर्स मिलेगा, और ये जैसे ही नजदीक जाएगा रिपल्शन फोर्स मिलेगा, ये क्या करेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। अब ये अपना पाथ चेंज कर गया। अब देखिए जरा इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखिए, थोड़ा सा दिख रहा है। अगर यही इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल थोड़ा यहाँ से होती और ये ऐसे पहुंचता इस तरह से, इसका डेविएशन भी थोड़ा सा ज़्यादा एंगल से होता। तो ये चेक करने के लिए कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है, उसको समझाने के लिए एक यहाँ डिस्टेंस एज्यूम की गई। अब जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये सेंट्रल लाइन, इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच लेते हैं और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर हमको ये डिसाइड कर बताता है कि आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग किस तरह का होगा। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया बी। अब ये कैसे डिफाइन करोगे, समझ गए होंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। ये सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यानी अल्फा पार्टिकल के चलने का इनिशियल डायरेक्शन था, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू central line of nucleus is called impact parameter। है ना, इसको हम किससे नोट करते हैं, लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय v, ये ऐसे स्मॉल b से नोट करते हैं। अब ये डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कहाँ तक, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलना है बी। अब ये बी क्या डिसाइड करता है, एंगल कैसे डिसाइड करता है जरा चेक करते हैं। अब देखिए अगर ये बी बहुत बड़ा है, बी लार्ज है, मतलब बी यहाँ से जा रहा है कोई अल्फा पार्टिकल, तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो रिपल्शन फोर्स कम लगेगा, डेविएशन कम आएगा। ये कह रहा है इफ v इज लार्ज, अगर b लार्ज है देन एंगल ऑफ स्कैटरिंग b स्मॉल। तो अगर p की वैल्यू ज्यादा हो रही है बहुत, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से जा रहा है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड रिपल्शन कम होगा और स्कैटरिंग एंगल छोटा हो जाएगा। और अगर b की वैल्यू स्मॉल कम है, छोटी है, मतलब इसका मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की लाइन के पास से जा रहा है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी लार्जर। अब ये बड़ा हो जाएगा। अब जितना ही बी छोटा होता जाए, सपोज करिए चलिए अल्फा पार्टिकल यहां से जाना शुरू कर दिया इस सिचुएशन पर, तो बी क्या हो गया, बी इक्वल टू हो गया 0। जैसे ही बी 0 हुआ, ये समझ लीजिए कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस को हिट करने जा रहा है, तो थीटा ये फ्लाई बैक करेगा और इस समय थीटा 180 डिग्री का बन जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
जब बी की वैल्यू इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, 180 डिग्री का हो जाता है। तो इस बी से सिर्फ ये अनुमान लगाया जाता है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग किस तरह का होगा। इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होता है। चलिए इस फार्मूले को मैं कहीं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ इस डब्बे पे। जो बी का फार्मूला होता है इस तरह से लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख देते हैं जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। अच्छा, और यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए कोट थीटा बाई 2 लिख देता हूँ। हालांकि ऐसा लिखता है उसको भी लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर इसी को शॉर्ट में लिखें इसको सॉल्व करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर कोट थीटा बाई 2 चलेगा। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट पैरामीटर का एक फार्मूला भी होता है। अब ये फार्मूला आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं होता है, लिख दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा। तो ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आशा है, उम्मीद है आपको इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन भी समझ में आई। तो इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का टॉपिक समाप्त होता है, और इसको समाप्त करने के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ चलते हैं, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम नेक्स्ट लेक्चर पे समझाएंगे, इंडिविजुअली उसको अलग से समझाएंगे। हमारा उद्देश्य छोटा छोटा टॉपिक बनाना है, छोटा छोटा टॉपिक को आपको समझाना है, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बस ध्यान ये रखिएगा कि लेक्चर एक स्किप करके दूसरा नहीं पढ़िएगा, हर लेक्चर को पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा, फिर आपको जब कंप्लीट होगा तो बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।